साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई कैन सी सेलिब्रेशंस आर ऑन स्टिल। अभी तो शुरुआत है, सेलिब्रेशन तो 4 साल चलेंगे। वर्ल्ड कप 83 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो 2007 तक हमने सेलिब्रेशन किए थे, 2011 तक सेलिब्रेशन किए थे। अभी तो जीते हैं कल, तो सेलिब्रेशन तो चलेंगे, कुछ लंबे समय तक इसीलिए चलेंगे। अगली बार ये मैच को सैटरडे कराइए ना, मैच को, कि कम से कम सूर्य आराम से उठ तो मैं सके। ये एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं क्या, ये हम ना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एक फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड है एक्चुअली। अमेरिका में ज़्यादातर जो बड़े फाइनल्स हैं वो संडे को होते हैं, पर सैटरडे बिल्कुल फाइनल सैटरडे शाम को होना चाहिए। आई होप इसको कोई सुने, क्योंकि वो हो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर आप संडे आराम से सो सकते हैं अच्छे से पूरा सेलिब्रेशन करने के बाद। दैट आई एग्री। लेकिन देखिए अजय जी, हम तो आ गए ऑफिस, चाहे सेलिब्रेट किया या नहीं किया, उसके बाद भी आ गए, है ना, काम करने के लिए। चलिए बताइए, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? मार्केट ठीक है, मार्केट में बॉयंसी है। ये तो आपको पता है अनुज जी, ये सीजन जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंडिया का बेस्ट बाइंग सीजन होता है। तो जब बाइंग सीजन के अंदर में तो ऑप्टिमिज्म रहता ही बाय नेचर। शादी होती है, मैरिज सीजन होता है, सेलिब्रेशन होती है, क्रिसमस, न्यू ईयर। तो बाय नेचर ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट्स ये सीजन हमेशा आपने देखा होगा बॉयंसी का सीजन रहा है। फिर जब हम जनवरी में आते हैं तो थोड़ी सी रियलिटी चेक आता है कि क्या करके बैठे हमने पिछले 3 महीने में। और आपने देखा मोस्टली जो भी आपके करेक्शन आएंगी जनवरी में आएंगी। तो आई थिंक अगले 2 महीने वेरी क्लैरिटी है कि बॉयंसी रहेगी। और खासकर ये देखते हुए कि जो जीएसटी कट आया है उसके अंदर कितना इम्पैक्ट आएगा। बट मोर देन जीएसटी कट, आई थिंक जो गवर्नमेंट की जो थोड़ी पॉलिसीज हैं लग रही हैं कि दे आर सपोर्टिव ऑफ इकोनॉमी। जैसे पीएसयू बैंक के अंदर में कुछ शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करते हैं, दैट शुड बी अ ग्रेट पॉजिटिव। तो बाय एंड लार्ज पॉलिसी फ्रेमवर्क सभी ने भी थोड़ा रोका है ऑप्शंस के ऊपर में हाथ अपना हटाने के लिए। तो अब देखेंगे फ्रॉम दी आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू, सेबी पॉइंट, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉलिसी डायरेक्शंस है काफी सपोर्टिव है। तो इस मूड के अंदर में नेगेटिविटी एक ही है कि अभी भी हमारे शेयर प्राइसेस कई स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू पे चल रही हैं और वहां से रिटर्न कमाना मुश्किल होगा। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। एंड दैट्स ओनली चैलेंज है कि ये मार्केट बहुत ही आपको पेनलाइज करेगी गलत स्टॉक के साथ में, और अच्छे स्टॉक से रिटर्न आएगी। बट पेशेंस के साथ में अच्छे स्टॉक में रहिए। बट ये जेनरिक मार्केट नहीं है कि सब कुछ बढ़ेगा इस मार्केट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग। आपने कहा ना सब कुछ, गुड मॉर्निंग सर, सब कुछ एक साथ नहीं चलेगा, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लुक एट बैंक्स में प्राइवेट बैंक नहीं चल रहे इस बार, पीएस चल रहे हैं। बट एनबीएफसीज में आप देखिए क्या शार्प स्विंग है। लुक एट B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज श्रीराम फाइनेंस। एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए एनबीएफसी में गोल्ड लोन पे तो हमारा स्टेक है, काफी है कंपनियों में। गोल्ड लोन कंपनी में हम काफी बुलिश हैं। बाकी जेनरिक एनबीएफसी पे हमारा इतना स्टेक नहीं है। बिकॉज अगर आपको एलोकेशन करना है वीरेंद्र जी, तो हमने एलोकेशन किया हुआ है गोल्ड लोन कंपनीज की तरफ, ज्यादा की तरफ है। उसमें 2-3 कंपनीज बेहतरीन है। एक कंपनी का भी टेक ओवर हुआ है प्राइवेट इक्विटी फंड से। दूसरी कंपनी तो लेजेंडरी कंपनी है उस फील्ड के अंदर में, 40 साल की पुरानी है। नए नए एंट्रेंट आएंगे इस फील्ड के अंदर में, बट जो पुराना होल्ड है वो चलता रहेगा। आपने देखा होगा जैसे सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग है, साउथ की कंपनी है वो। आपको पेडिग्री पे जाना है, ये मौसम है पेडिग्री का। खास कर मैं कह सकता हूँ आपको, आपके दर्शकों को, कि आप प्रमोटर का पेडिग्री देखें कि कौन है इस कंपनी के पीछे जैसे। और वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नई कंपनी आ रही है उसमें बहुत कॉशन मेंटेन करना है। बिकॉज ये नई कंपनियां बहुत ही शार्प यंग प्रमोटर से आ रही है, उनके पास कोई एथिक नहीं है। एक अभी कंपनी लिस्ट हुई है, आपने उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट आपने एक क्वार्टर के अंदर में दिखाई, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। अगली बार जब पहली बार रिजल्ट डिक्लेयर किया, आपने कहा 50 करोड़ का लॉस हो गया जी मेरे को, मैंने नया बिजनेस लगा रहा हूं। अरे आपको मालूम नहीं था जब आप आईपीओ कर रहे थे, आपने किसी को बताया, तो सडनली इन्वेस्टर को आपने 50 करोड़ का लॉस थमा दिया, जो दिखा रहे थे सपने उसको ब्रेक इवन के। तो उसका लेसन लेते हुए मेरा एक ही कहना है, शेयर से पहले प्रमोटर देख लीजिए, मैनेजर देख लीजिए कौन है, और उसमें से आप इन्वेस्ट करिए। शेयर तो ऊपर नीचे इंडस्ट्री होती रहेगी। गलत प्रमोटर, गलत नीयत का प्रमोटर, ये शार्प प्रमोटर जो आज की कंपनीज के आ रहे हैं, खासकर ई कॉम में, जो अनकंट्रोल्ड हैं, ये आपको बहुत पैसा आपका डुबा सकते हैं। तो बी केयरफुल रहिए, मार्केट पे मत जाइए, प्रमोटर पे जाइए। वही एक पहले भी पैराडाइम था, फिर वहीं से आ गया है। बिल्कुल। खैर आपने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे आप अर्बन कंपनी की बात कर रहे हैं। आज स्टॉक में ऑब्वियसली प्रेशर भी है काफ़ी, 3-4% का प्रेशर है स्टॉक में। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ एक्चुअली, कि एक जब आईपीओ आता है तो एक आप एकदम सज धज कर आते हैं, और उसके बाद एकदम बिल्कुल नंबर पहले नंबर ही इतने ख़राब,
और उसके बाद ठीक है वन ऑफ है, हालांकि रिकवरी आ गई लोअर लेवल से। तो लेंसकार्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिर अजय जी? ये ये इतना डिबेट हो चुका है इसके ऊपर, मैं क्या बोल, नहीं हम नहीं अप्लाई करें लेंसकार्ट के अंदर में। और खासकर इस अगेन वही सेम पॉइंट है पैराडाइम प्रमोटर का। आपने अपने लिए क्या डील थी आपकी जो प्रमोटर ने, आपने इन्वेस्टर से 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन में शेयर 6 महीने पहले खरीदे। इनकम टैक्स भी शायद देख रहा होगा उसको कि अगर कंपनी की वैल्यू 60,000 करोड़ है तो एक डील हुई है एफआईज और इंडियन के बीच में 8,500 की वैल्यूएशन में, तो बाकी क्या परक्विजिट था एज पर लॉ, बाकी किसी ने लॉस बुक किया क्या? आप तो ये जो शार्प प्रैक्टिसेस हैं कि आप आईपीओ लाने से पहले आपने म्यूचुअल फंड बेच के प्रॉफिट बुक कर दिया कि वो दिखा दिया इन्वेस्टर को कि आपने प्रॉफिट। इशू कंपनी का नहीं है, इशू नियत का है कि आप क्या कर रहे हैं। आप आंख में धूल झोंक रहे हैं, ऑप्टिकली इंजीनियर कर रहे हैं। आपने अपने लिए प्रॉफिट जनरेट किया पीई फंड के साथ में 8,500 करोड़ की वैल्यू पे, इन्वेस्टर कह रहे हो 70,000 करोड़ की वैल्यू पे आएंगे। आप क्लैरिफाई करेंगे कभी ऐसी डील हुई है कि इन्वेस्टर ने 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन छोड़ दी और टेबल पे प्रमोटर के लिए? क्या हुआ पीछे से, कैसे हुआ? सो अनुज जी, कंपनी की बात नहीं है। अगेन बैक टू द पॉइंट है कि आपको अगर कंफर्ट ही नहीं है उसके पीछे आदमी के साथ में जिसकी ट्रांसपेरेंसी पे ऑलरेडी इतने इश्यूज खड़े हो चुके हैं, उसमें आप क्या करेंगे? शेयर प्राइस बढ़ती रहेंगी, घटती रहेंगी, 2,500 कंपनी है, हम कहीं और भी कमा लेंगे, बट इंटेग्रिटी के साथ हम इन्वेस्ट करेंगे। इंटेग्रिटी वाली कंपनी नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, डटे रहेंगे। बट जिसकी ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग मॉडल जो है ना, जिनका जो नए प्रमोटर का, उससे हमको दुविधा होती है कि भैया हम नहीं जाते हैं कंपनी में, चाहे जो मर्जी रिटर्न आ जाए, प्रमोटर पे कंफर्ट नहीं है, हमारे को अपना पैसा नहीं लगाना वहां पे। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल अजय जी, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये एक अंश बाजार का ये भी पिछले एक हफ्ते से बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था। खैर आपका एक व्यू मिल गया यहाँ पे। एक दो बास्केट पे और आते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है। हमने एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरीज में एक प्राइस डैमेज देखा और इनफैक्ट न्यू जितने भी हाउस हैं उनके प्राइस में एक डैमेज दिखा। वो बात वही थी कि वीकली एक्सपायरी परसिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो कि रिड्यूस हो गई थी। लेकिन जो लास्ट ठीक सेबी का है उसके मुताबिक वो जो भी निर्णय होगा डेटा ड्रिवन होगा और हम एकदम से एक वीकली एक्सपायरी को शट नहीं कर सकते। बहुत एक सही स्टेटमेंट था सेबी प्रमुख का। आपका टेक क्या है यहाँ पे इस वक्त? देखिए, हम इन्वेस्टेड हैं एक्सचेंज में कि देखिए ये पॉलिसी डिसीजन अफेक्ट करते रहेंगे प्राइसेस को, बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे, 5-6 साल का होराइजन देखेंगे अगर इन कंपनियों में, ये मोनोपोली है। नई कंपनी एक्सचेंज आ रही है, छोटी सी कंपनी आ रही है, बट आपने देखा है बीएससी को कितने साल लगे मार्केट कैप जनरेट करने के अंदर में और एनएससी से वॉल्यूम खींचने में कम से कम 30 साल, जबकि लीडरशिप थी बीएससी के एक टाइम पे। तो इस इंडस्ट्री में फायदा एक है कि इसमें ज्यादा प्लेयर आ नहीं सकते, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसके रिटर्न इंडिया की अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड ग्रोथ ही इतनी ज्यादा हो रही है तो शेयर भी ट्रेड होंगे, एक्सचेंज पे ही ट्रेड होंगे। तो एक्सचेंजेस के ऊपर तो हमारा काफी बुलिशनेस है कि बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं जो मोनोपोली ट्रेड पे खेल रहे हैं। कभी आके कोई अमेरिकन मॉडल आएगा जो प्राइवेट एक्सचेंजेस अलाउ करेंगे, वो अलग बात है, बट आज की तारीख में अगला 5 साल देखते हुए इससे अच्छा ट्रेड कैपिटल मार्केट में कोई नहीं होगा, बिकॉज ये डायरेक्ट वॉल्यूम रिलेटेड है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती है कि आपके पास चारा नहीं है, आपके एनएससी बीएससी जाना ही पड़ेगा आपके पास। आप डिपॉजिटरी 2-4 ले सकते हैं, आप एएमसी वाले सर्विसेज 2-4 ले सकते हैं, बट एक्सचेंज के अंदर में चॉइस नहीं है। तो अगर आपको कैपिटल मार्केट एलोकेशन है, एक्सचेंज से अच्छी शायद कोई एलोकेशन नहीं मिलेगी। ओके अच्छा, एक आखिरी सवाल, सिंस थोड़ा सा उस बारे में आपने टच अपॉन किया था, लेकिन ये जो आरबीआई का नैरेटिव चेंज हुआ है बैंकों को लेकर और एक के बाद एक डील अप्रूव करना फॉरेन बैंक्स को यहाँ पर स्टेक लेने के लिए, और अब तो ये बात भी हो रही है कि शायद कंट्रोलिंग स्टेक की भी बात हो और उसको कैप ना किया जाए वोटिंग राइट को, ये टीयर 2 पीएस प्राइवेट बैंक्स में कितनी बड़ी और री रेटिंग हो सकती है इसकी वजह से? जबरदस्त रीरेटिंग हो सकती है, बिकॉज नॉट ओनली द फैक्ट कि आप ये कंपटीशन जनरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, बट ये लार्जर प्लेयर आपको ग्लोबल फॉर्मेट के ऊपर में ले जाके खिला सकते हैं। देखिए, ये इंडियन बैंक थी, चाहे एचडीएफसी ले लीजिए, आईसीआईसीआई ले लीजिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरबीआई की जो पॉलिसी थी लाइसेंस नहीं देने का भरपूर फायदा उठा के प्रॉफिट जनरेट किया इंडिया में। कहीं है ये ग्लोबल में, आज आप ट्रेड करने जाइए दुनिया में, आपको इनमें से कोई बैंक मदद नहीं करेगी आपकी, आपको कहीं और जाना पड़ेगा मदद करने के लिए। ये बैंकों ने अपने लिए मुनाफा जनरेट किया और अपने शेयर होल्डर्स के लिए किया मुनाफा, अपने एम्प्लॉयज के लिए किया। जब ये नई बैंकें आएंगी विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स, तो कम से कम इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को एक ग्लोबल बैंकर से रिलेशनशिप मिलेगी जो उनको फायदा होगा ग्लोबली। और इसलिए
जो ये कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस था कि हमें कोई चारा नहीं है, एचडीएफसी जाएंगे, आईसीआईसी जाएंगे, उनके पास ऑप्शन आएगी कि अगर मुझे मिडिल ईस्ट में करना है काम तो मैं एक्स बैंक में काम करूंगा, अगर यूरोप में जाना है तो मैं वाई बैंक से काम कर सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन री रेटिंग है और ये कंपनियां काफी तेज बढ़ेंगी बिकॉज इनमें एक मॉडल जो बड़ा क्लियर मॉडल आएगा वो है इंटरनेशनल ग्रोथ का, ना कि जस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ का। तो री रेटिंग होगी अनु जी। अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, अब भी शेयर मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को अच्छी प्राइस पे इन कंपनियों में, वेरी क्लोज टू एक्विजिशन प्राइस। आप पिगी बैक कर रखिए इसके ऊपर में, गवर्नेंस ठीक रहेगी, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको, और ये बैंक का ग्रोथ पैटर्न काफी तेज आएगा। तो मेरे हिसाब से री रेटिंग होगी और बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जो टेक ओवर बैंक्स है उसमें इन्वेस्ट करने की। कुछ नहीं करना, आपको पिगी बैक करना है बस। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, हैव अ गुड डे।